हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद्यार्थी आईएएस। दिस इज अबो स्नेही और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली न्यूज़ एनालिसिस। सो रिसेंटली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम वीकली न्यूज़ एनालिसिस अब करेंगे। उससे आपका टाइम भी बचेगा एंड क्वालिटी कंटेंट आपको काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो हर वीक में आपका एक तरह से ये पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स को हम इस तरह से पढ़ते हैं ताकि प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से हमारी सारी प्रिपरेशन इंप्रूव हो और ओवरऑल हम करंट अफेयर्स को हमारी प्रिपरेशन के अंदर इंटीग्रेट करना सीखें। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 90 डेज टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करें। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, प्रीलिम्स यूपीएससी का आने वाला है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट एंड लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। चलते हैं न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली इंडिया में आए थे 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दौरान एज अ चीफ गेस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूजुअली क्या होता है कि जो भी जिस कंट्री के भी प्रेसिडेंट इंडिया में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बन के आते हैं, उनके ऊपर रैंडम एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो क्योंकि इंडोनेशिया अब न्यूज़ में आ गया, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ का टॉपिक बन चुका है। आपको इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अराउंड $30 बिलियन, ये फिगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, क्योंकि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अभी इंडिया में आए हैं, तो मेंस में अगर इंडोनेशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तब आपको ये फिगर थोड़ा पता होना चाहिए कि $30 बिलियन का हमारा अभी बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 जब तक एंड होगा, हम इसको $50 तक ले जाए, $50 बिलियन तक इसको ले जाए। होपफुली ऐसा हो। सो अब क्योंकि ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट है, तो इसकी ज्योग्राफी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहले देखते हैं इंडोनेशिया के आइलैंड्स, क्योंकि आप देख सकते हो मैप पर भी यहाँ पे आपके सामने कि इंडोनेशिया एक कॉन्ग्रीगेटेड कंट्री नहीं है, वो बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स में बटी हुई है। जैसे एक आइलैंड यहाँ पर है, एक ये है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है? ये भी एक आइलैंड है, उसके अलावा ये भी एक इंडोनेशियन आइलैंड है, ये रीजन भी इंडोनेशिया का है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स में, बड़े-बड़े आइलैंड्स में इंडोनेशिया पूरा है। तो इसमें जो आइलैंड्स हैं, उसमें कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे स्ट्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, स्ट्रेट्स क्या होते हैं कि 2 आइलैंड है या 2 बॉडीज़ हैं लैंड की, उसके बीच में पानी का एक छोटा-सा स्पेस है। इसी को स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है? इसको ही स्ट्रेट बोला जाता है। तो इन स्ट्रेट्स की लोकेशन पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्योंकि इंडोनेशिया न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन पूछने जाने के जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो, ये जो पूरा आइलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा। इन आइलैंड्स की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन इन आइलैंड्स की लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये है सुमात्रा, पहली बात तो। और ये जो दूसरा आइलैंड है, इसका नाम है जावा, ठीक है? इस आइलैंड का नाम है जावा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, वो जावा पर ही है, एंड उसका नाम है जकार्ता। हाउएवर आपने न्यूज़ में सुना होगा शायद कि जकार्ता से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कैपिटल इंडोनेशिया कहीं और। तो जावा की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और सुमात्रा की। अब आप इस मैप पे देखो, ये है सुमात्रा और ये है जावा, और दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, वो है सुंडा स्ट्रेट। ये नेम भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? देन ये जो पूरा आइलैंड दिख रहा है ना आपको, ये पूरा आइलैंड, इसका नाम है बोर्नियो। इस पूरे आइलैंड का नाम है बोर्नियो। लेकिन ये पूरा का पूरा आइलैंड इंडोनेशिया को बिलोंग नहीं करता। ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला, ये इंडोनेशिया का है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये मलेशिया का है, ठीक है? तो जो बोर्नियो का सदर्न हिस्सा है, वो किसका पार्ट है? वो वो इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है? तो ये जो बोर्नियो आइलैंड का पोर्शन जो इंडोनेशिया के अंदर आता है, इसको बोला जाता है कालीमंटन। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगेन, इन रैंडम आइलैंड्स के लोकेशन पे क्वेश्चन बन जाएगा। वो आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, कैसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कालीमंटन जो आइलैंड है, और नीचे जो जावा आइलैंड है, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है जावा सी। इसके बीच में है जावा सी, एंड कालीमंटन और यहाँ पे जो सुमात्रा आइलैंड है, इसके बीच में है कारीमाता स्ट्रेट। आई नो अगर आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बट प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके इसको रिवाइज करो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे।
फाइन, और ये मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए। उसके अलावा, और इसलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको साथ में ही याद भी हो जाए, ठीक है? देन यहाँ पे एक आइलैंड है, और छोटे-छोटे आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक है लॉम्बॉक स्ट्रेट। अब ना प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लॉम्बॉक स्ट्रेट कहाँ है? इंडोनेशिया, ये ऑप्शन में होगा, या फिर ये, क्योंकि देखो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आता है, तो इसको कभी-कभी इंडो पैसिफिक ओशन भी बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन में शायद लिखा हो इंडो पैसिफिक ओशन, किसी भी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लॉम्बॉक स्ट्रेट इंडोनेशिया के अंदर है, उसके ऊपर है फ्लोरेस सी, एफ एल ओ FLORES, फ्लोरेस सी। तो ये बेसिक चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देन इसमें यहाँ पे देखो एक और आपको आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है सुलावेसी, ठीक है? इसका नाम है सुलावेसी आइलैंड, और ये भी इंडोनेशिया को ही बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो ये है सुलावेसी आइलैंड्स। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुलावेसी आइलैंड कहाँ है, और किस लोकेशन पे बिलॉन्ग करता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो ये कालीमंटन वाला रीजन है पूरा, जो ये कालीमंटन वाला रीजन है, और ये जो सुलावेसी आइलैंड है, इन दोनों के बीच में ये जो वाटर बॉडी है ना, ये भी एक स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट का नाम है मकस्सर। इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मकस्सर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मकस्सर स्ट्रेट कहाँ है, सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, करीमाता स्ट्रेट कहाँ है, लॉम्बॉक स्ट्रेट कहाँ है, जावा सी, फ्लोरेस सी, इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, बट ट्रस्ट मी, एक बार अभी आपने याद कर लिया तो आप फिर आगे भूलोगे नहीं। बस रिवीजन करके आपको चीज़ें और ज़्यादा याद हो जाएगी, और रिवाइज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके अलावा आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। देखो, फिर यहाँ पे एक और इंडोनेशिया का पोर्शन है, छोटा सा आइलैंड है। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है? ये भी काफ़ी बड़ा आइलैंड है, बट इंडोनेशिया के पास इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। इंडोनेशिया के पास ये वाला पोर्शन है इस आइलैंड का। तो ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको न्यू गिनी बोला जाता है, न्यू गिनी यहाँ पे लिखा भी है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा न्यू गिनी और बाकी जो इंडोनेशिया है, उसके बीच में जो सी है, उसका नाम है बांडा सी, ठीक है? उसका क्या नाम है? बांडा सी। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडोनेशिया हमने देख लिया है। इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो या किसी और एग्जाम का हो, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे इतने सारे छोटे-छोटे स्ट्रेट्स हैं, आइलैंड्स हैं, कि इन पे क्वेश्चन बनना बहुत ईज़ी हो जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। संजय सर्वेलेंस सिस्टम। तो संजय सर्वेलेंस सिस्टम को लॉन्च करा गया है। ये इंडियन आर्मी के पास है। ये अलग से लिखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में ना ऑप्शन में लिखा होगा इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो उनके पास नहीं है ये सर्वेलेंस सिस्टम, इंडियन आर्मी के पास है। और इसको इंडियन आर्मी ने, और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने इसको प्रिपेयर करा है। ये दो तीन चीज़ें ही आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब सर्वेलेंस सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ये एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर टाइप है, जो क्या करता है, एक्चुअली हमारे डिफेंस के लिए ना ग्राउंड पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसके अंदर कोई इमेज हो सकती है, साउंड बेस्ड सेंसर होगा, GPS बेस्ड सेंसर हो सकता है, इंफ्रारेड बेस्ड सेंसर हो सकता है, या फिर एयर, एयर के अंदर भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे होते हैं, ठीक है? वो भी बहुत सारे सेंसर्स उनके अंदर लगे होते हैं। तो मतलब ग्राउंड सेंसर्स और एयर सेंसर्स बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो डेटा है किसी काम का नहीं है जब तक इसको एनालाइज नहीं करा जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम, इन सारे डेटा को कलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, उनको एनालाइज करता है, और फिर एक कंक्लूजन देता है, और उससे नज़र रखी जा सकती है आसपास वाले रीजन्स में। तो इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सर्वेलेंस सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो रिसेंटली क्या है कि नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च करा है। ये अलग से एक प्रीलिम्स क्वेश्चन बन गया, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई रिपोर्ट आई है, कोई इंडेक्स आया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज करा है। फिजिकल हेल्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। सपोज आपके वॉलेट में 10,000 रुपए हैं। अब इन 10,000 रुपए को आप कैसे खर्च करते हो? क्या आप इन 10,000 रुपए को मूवीज देखने में स्पेंड कर देते हो, या इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हो, इसका एक पोर्शन आप खुद को एजुकेट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है? सपोज बिजनेस और एजुकेशन में ये जो 10,000 रुपए हैं कम पड़ गए, तो आपने कुछ लोन ले लिया, मान लेते हैं आपने 500 रुपए का लोन भी ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो आपने करी है, इन्वेस्टमेंट करा है, आपका जो बजट है,
बजट है उसको मैनेज करा है और बजट कम पड़ गया तो लोन लिया है, ठीक है? तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ें मिला करके फिस्कल टर्म इसी के लिए यूज़ होता है। अब ये जो सिस्टम है, ये कितना हेल्दी है, उसको बोलते हैं फिस्कल हेल्थ। हेल्दी कैसे होगा? सपोज़ जैसे मैंने बताया कि आपके पॉकेट में ₹1000 हैं। मान लेते हैं अगले साल, अगले महीने भी आपके पॉकेट में ₹1000 ही रहेंगे। लेकिन अभी आपने 10,000 का लोन ले लिया। आपने 10,000 का लोन ले लिया, तो मतलब आप इस लोन को चुका नहीं पाओगे ईज़िली, बहुत टाइम लग जाएगा। और हो सकता है फ्यूचर में जितने भी आपके पास पैसे आएँ, वो आप कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओ। आप इस लोन को चुकाने में ही फ्यूचर वाले अपने सारे पैसे वेस्ट कर दो। तो मतलब अभी तो आपने लोन लेके काम चला लिया, लेकिन अगले 10 महीने तक आप ₹10,000 जमा करते ही रह जाओगे और बाकी 10 महीने आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ना अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, ना बिज़नेस में, ना हेल्थ में, ना एजुकेशन में। तो मतलब ये जो आपका डिसीजन था ना कि इतना लोन ले लेना, बजट को इस तरह यूज़ करना, वो अच्छा नहीं था। मतलब आपकी फिस्कल हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिक सिनेरियो है, जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंट स्टेट्स की। जो स्टेट्स के पास पैसा अवेलेबल है, जितना टैक्स वो कलेक्ट करते हैं, जहाँ-जहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना टैक्स उनको सेंटर से मिलता है और जितना कम पड़ता है वो उतना लोन उठाते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, जितना स्टेट कमा रहा है, क्या उसके ऊपर जो डेट स्टेट ने लोन ले रखा है, स्टेट ने जो डेट ले रखी है, क्या वो डेट बहुत ज़्यादा है और क्या स्टेट की कमाई कम है? और इसका उल्टा भी होता है कि कमाई अच्छी खासी है और डेट कम है, तो ये अच्छा सिनेरियो होता है। तो फिस्कल हेल्थ में जो नंबर 1 रैंक है, वो ओडिशा की है, फिर छत्तीसगढ़ एंड फिर गोवा। ये आपको याद रखना है, टॉप 3 बहुत ज़रूरी है इनको याद रखना और नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है। और इसके 5 इंडाइसेज़ हैं, मतलब इन 5 चीज़ों पे नीति आयोग जज करता है हर स्टेट को। तो ये जो 5 इंडाइसेज़ हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। इनमें से कौन-सा इंडेक्स, सब इंडेक्स फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में नहीं है? नॉट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें 5 लिखे होंगे लेकिन 1 होगा जो कि काफ़ी रैंडम होगा, जो इसके इससे मिलता-जुलता नहीं होगा। तो आपको ये आइडिया रखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, वही मैंने आपको बताया ना कि आपने ₹1000 क्या मूवीज़ देखने में वेस्ट कर दिए या फिर अपने ऊपर खर्च करे, एजुकेशन में, हेल्थ में या बिज़नेस में। तो किस क्वालिटी का आपने एक्सपेंडिचर करा, पहली चीज़। दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइज़ेशन, मोबिलाइज़ेशन मतलब होता है इकट्ठा करना, रेवेन्यू मतलब पैसा, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपना पैसा कहाँ से ला रही है? क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, तब उनके पास पैसा है? या स्टेट ने ना खुद का ही, खुद की जो छोटी-छोटी कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की ना बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, तो जो-जो छोटी-छोटी पीएसयू हैं, कंपनी है स्टेट के पास, या तो उन्होंने इन पीएसयूज़ को इतना मजबूत करा कि इन पीएसयूज़ ने काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दिया स्टेट को। मतलब ये पैसा आ कहाँ से रहा है स्टेट के पास? लोन लेके या फिर प्रॉपर एसेट्स से। फिर फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी एक तरह से। मतलब पूरा बजट को मैनेज करने में कितनी समझदारी स्टेट दिखाता है, वो फिस्कल प्रूडेंस आ जाता है। डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट इंडेक्स का बेसिकली मतलब हो गया कि जितना इनकम है स्टेट के पास, स्टेट के खुद के एसेट्स कितने हैं और स्टेट ने कितना डेट ले लिया या कितना लोन ले लिया वो। एंड डेट सस्टेनेबिलिटी सेम चीज़, कि क्या स्टेट इतना पैसा कमा रहा है कि क्या स्टेट की जो जीडीपी है, जिसको आप जीएसडीपी भी बोल देते हो, एस का यहाँ पे स्टेट आ जाता है, जो स्टेट की जीडीपी है या जीएसडीपी है, वो क्या उनकी डेट को कवर कर पाएगी या नहीं। तो ये सारी 5 इंडाइसेस हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाँचों की लिस्ट को याद रखो, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स में। फाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मेंस में भी आप इस इंडेक्स को कोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेशनल वोटर्स डे, तो जनवरी 25 को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करा गया था। एंड ये क्यों सेलिब्रेट करा जाता है जनवरी 25 को? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करा गया था। 2-3 बेसिक चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको पता होने वाली है, पता होनी चाहिए। और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलता है कि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने। ये बेसिक चीज़ है जो ऑलमोस्ट सबको पता होती ही है। ठीक है, इस साल का जो थीम है नेशनल वोटर्स डे का, वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो जो थीम्स है ना, यूपीएससी में इतने पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एक रैंडम साल में वो पूछ लेते हैं थीम, और 2 साल 3 साल नहीं पूछेंगे, फिर एक बार पूछ लेंगे। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप इस थीम पे एटलीस्ट नज़र तो रख के जाओ, और अगर बाकी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो वहाँ पे तो थीम्स पूछ ही सकते हो आपसे। चलते हैं नेक्स्ट, सैशेटाइजेशन प्लान। अभी सैशेटाइजेशन प्लान क्या है? सुनने में डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत ईजी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आप एक शैम्पू की बॉटल खरीदते हो ना, मान लेते हैं वो 250 रुपीज़ की आ रही है। शैम्पू की बॉटल आ रही है 250 रुपीज़ की, और आपके पास 250 रुपीज़ नहीं है, तो क्या आप शैम्पू यूज़ नहीं करोगे?
आप क्या करोगे, शैम्पू का एक छोटा-सा पाउच या छोटा-सा सैशे खरीद लोगे, है ना? जो कि शायद लेट अस से ₹10 का है। तो आपने ₹10 का सैशे खरीद लिया, ठीक है? लेकिन शैम्पू की बॉटल कितनी थी? 250 की। तो यही होता है सॉरी सैशिटाइज़ेशन का मतलब। इसमें होता क्या है कि सपोज़ आप कोई नॉर्मल इंसान हो, आपकी कोई रैंडम इनकम आ रही है। आप चाहते हो कि ये जो इनकम है आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट करो, ठीक है? कहीं न कहीं इन्वेस्ट करो आप उसको। किसी न किसी फंड में आप उसको इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा ग्रो हो। लेकिन जो फंड मैनेज करता है, मतलब जिसको आप पैसा दोगे ना अपना इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक बिगिनिंग अमाउंट आपसे काफ़ी ज़्यादा माँगता है कि मिनिमम इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका मैं इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, जो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, उनकी इनकम कम है, तो क्या वो अपना पैसा ग्रो नहीं कर पाएँगे? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि वो ऐसे प्लान्स को ना बहुत ही चीप कर देंगे, सस्ता कर देंगे। लेकिन जो फंड होगा वो भी काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। जैसे शैम्पू की बॉटल बहुत छोटी हो गई, एक सैशे जितनी, लेकिन अफोर्डेबल तो हो गई। वैसे ही ये जो फंड है ये भी काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी स्मॉल होगा। तो ये चीज़ें सारी मैनेज हो जाएँगी। इसी को सैशेटाइज़ेशन बोला गया है। होगा क्या, प्रीलिम्स में आपसे ये टर्म पूछ लेंगे कि ये किस फ़ील्ड में देखने को मिलता है? क्वेश्चन ये होगा कि रिसेंटली सैशेटाइज़ेशन जैसा जो टर्म है, वो न्यूज़ में था, बताओ वो किस चीज़ से रिलेटेड है? अब ऑप्शन में होगा इन्वेस्टमेंट, या फिर हो सकता है मेकिंग स्मॉलर मेकिंग स्मॉलर सैटेलाइट्स और नैनो सैटेलाइट्स, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, एक इंसान को दे देते हैं, और वो जो इंसान है, इकट्ठा हुआ जो पैसा है उसको जगह-जगह इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न है, वो इन लोगों में बाँट देता है। इसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें इनिशियल जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देना पड़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा होता है थ्रेशोल्ड। सेबी ने बोला है कि ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे, एक छोटा-सा फंड बनाएँगे, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी आ सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड का अभी बेसिक मिनिमम था, वो काफ़ी हाई था। सेबी ने उसको बहुत कम करके 250 पर मंथ कर दिया है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल सर्विसेज़ का फ़ायदा नहीं ले पाते। फाइनेंशियल सर्विसेज़ क्या होती है? बैंक से लोन लेना, डिपॉज़िट कराना, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट करना। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज़ होती है, इंश्योरेंस लेना। ये बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इन सर्विसेज़ को एक्सेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है, वो क्या हो गया, काफ़ी चीप हो गया, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन थोड़ा-सा बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल सर्विसेज़ को अफ़ोर्ड कर पाएँगे और उनको चूज़ कर पाएँगे, और इसलिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका मतलब और इसका पर्पज़ आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कावेरी साउथ वेलार लिंक। सो हुआ क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट की थी 3 साल पहले, ठीक है? 4 साल हो गए खैर अब तो। एक रिक्वेस्ट की थी जिसमें उन्होंने बेसिकली बोला था कि ये जो लिंक प्रोजेक्ट है, इस पे काम चालू करा जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को जो है सहमति नहीं दी है। सिंपल सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये जो न्यूज़ है, जो हो रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट क्योंकि कावेरी साउथ वेल्लार लिंक न्यूज़ में आ गया, तो अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उनकी लोकेशन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो ये एक मैप मैंने प्रोवाइड करा है, अब इस मैप में ना एक बार रिवर्स की जो पोज़ीशन है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे डेफ़िनिटली आपको कावेरी रिवर दिख ही रही होगी। ये कावेरी रिवर का रूट है, और वो जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, और कावेरी रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी डेफ़िनिटली। जैसे यहाँ पे भवनी, देन नोय्यल, अमरावती, ठीक है? उसके अलावा ये जाती है और ड्रेन हो जाती है, कहाँ पर? ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल रिवर में, ठीक है? उसके अलावा और भी रिवर है तमिलनाडु की, जैसे यहाँ पे वैगई रिवर है। वैगई एक सिविलाइज़ेशन है जो कि काफ़ी पुरानी है, एक एंशिएंट सिविलाइज़ेशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिवर है, ये किस स्टेट में है और किस जगह जाके ये ड्रेन हो जाती है। तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके ही ड्रेन हो रही है, ठीक है? उसके अलावा ये रही वेल्लार रिवर हो गई। देन ऊपर एक पलार रिवर भी है, जो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये 3-4 रिवर है तमिलनाडु की, जो आपको जिनके बारे में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में। एंड 2-3 चीज़ें आपको और पता होना चाहिए कि जो कावेरी रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ होता है? कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है, वो ब्रह्मगिरी हिल्स में है। ये भी आप प्लीज़ लिख लेना इसको, ब्रह्मगिरी हिल्स में
कर्नाटका के अंदर, ठीक है? एंड वहाँ से फ्लो होती है और ये घूमती हुई मतलब केरला में भी इसकी एक छोटी-सी ट्रिब्यूटरी है, कर्नाटक से तो ओरिजिन हो ही रही है, तमिलनाडु में भी जाती है और आगे पुडुचेरी करके एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे भी इसकी एक छोटी-सी डिस्ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए थी इस रिवर के बारे में। बाकी तो मैं चाहूँगा आप एक बार इस रिवर मैप को थोड़ा-सा ज़ूम करके देखो और इसके बारे में 2-3 चीज़ें और पढ़ लो, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपको और। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो अभी रिसेंटली क्या है, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज़ हुआ है एंड ये जो यहाँ पे ये टर्म लिखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज़ आपके पास ₹1000 ठीक है? आप इस ₹1000 को 2 तरह से यूज़ कर सकते हो। या तो आपने इस पैसे को यूज़ करा फूड में और पूरा फूड कंज़्यूम कर लिया। क्या करा आपने फूड को कंज़्यूम कर लिया या फिर आपने इससे फ़ोन खरीदा। ₹1000 में आएगा नहीं बट मान लेते हैं आपने फ़ोन खरीदा और फ़ोन से आपने सिर्फ़ गेम्स खेले उस पर, ठीक है? तो ये भी आपने क्या करा फ़ोन को कंज़्यूम कर लिया। क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा ना उससे कोई नया पैसा नहीं बना। जो आपने ₹1000 यूज़ करे उससे कोई न्यू पैसा नहीं बन रहा। तो ऐसा सारा एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसको आप कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हो। और फिर दूसरे टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, जो होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है आपने फ़ोन खरीदा, लेकिन खरीदा आपने एजुकेशन पे। भाई आपने फ़ोन खरीदा ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है और आप फ्यूचर में जो एजुकेशन आपने ली है, उससे होपफुली आप पैसा कमाओगे। तो ये जो आपका ₹1000 का इन्वेस्टमेंट था, ये ₹1000 का जो आपका एक्सपेंडिचर था, ये कंज़म्पशन नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट था। ठीक है? तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाउसहोल्ड कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, कि हाउसहोल्ड ने जो-जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर करा है, वो कितना था। और इससे क्या पता चलता है? दूसरा क्वेश्चन, ये हमें करना ही क्यों है सर्वे? इस सर्वे से ये पता चलता है कि देखो जो हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर अच्छा करता है, ज़्यादा करता है, मतलब उसके पास जो इनकम का पोर्शन है वो अच्छा खासा है, जिसको आप कहते हो डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है? डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि वो पोर्शन इनकम का जो आप बिना सोचे समझे या बिना सोचे समझे तो नहीं, मतलब वो आप अपनी पर्सनल नीड्स के लिए रैंडमली यूज़ कर सकते हो। तो कंजम्पशन कौन करेगा? वही करेगा ना या ज़्यादा कंजम्पशन वही करेगा ना जिसके पास पैसा ज़्यादा है। तो अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकती है या करती है, तो हम एक आइडिया ले सकते हैं कि शायद लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है मतलब वो थोड़े से प्रॉस्परस या वेल्दी हो गए हैं। सिंपल सी बात। सो 2023 एंड 24 के अकॉर्डिंग देखा गया कि अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ गया। ठीक है? लेकिन ये जो आर्टिकल था ना जिसमें से मैंने ये न्यूज़ निकाली है, वो ये बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ पुअर है, वो जो उनकी जो काउंटिंग है, वो काफ़ी लो है या फिर हिडन है। हिडन चलाकर नहीं है, हिडन इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो पुअर हैं, हम उनको काउंट नहीं कर पा रहे। ठीक है? ऐसा क्यों वो भी मैं बताऊँगा। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो रूरल पॉवर्टी है, वो 7.2% तक आ गई और अर्बन में जो पुअर हैं, वो अब सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन के 5% तक ही रह गए। जो पहले वो 25 और 13% थे 2011 में। तो 2011 में क्या परसेंटेज थी, ये याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो बस समझने के लिए। लेकिन ये अर्बन की पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, ये नंबर्स ना थोड़े-से आप प्लीज़ ध्यान में रखना क्योंकि मेंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि हम जो है हमारे पुअर को ढंग से काउंट नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखो जो तेंदुलकर कमिटी थी और रंगराजन कमिटी थी, इन्होंने क्या बोला? तेंदुलकर कमिटी ने बोला कि जो इंसान 1 दिन में ₹33 कमाता है, अर्बन एरिया में, वो पुअर नहीं होगा या इससे कम कमाता है ना वही पुअर है। रंगराजन ने बोला कि जो ₹47 से कम कमाता है, वो पुअर है। लेकिन आप देखो कि 1 दिन में इंसान ₹47 या तेंदुलकर कमिटी के अकॉर्डिंग ₹33 में ₹33 अगर वो कमा रहा है, ये मान लेते हैं ₹34 कमा रहा है, तो इस कमिटी के अकॉर्डिंग तो वो पुअर है ही नहीं। लेकिन जो एक इंसान 1 दिन में ₹34 कमा रहा है, आपको पता है कि वो पुअर है या नहीं। ठीक है? तो मतलब वो लोग जो पुअर हैं, वो हमारी डेफिनेशन में नहीं आ रहे क्योंकि हमारी डेफिनेशन काफ़ी लो है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा वर्ल्ड बैंक ने भी ये बोला है कि जो न्यूट्रिशियस डाइट है, मतलब जो बैलेंस्ड डाइट है, वो 74% इंडियंस आज अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। मतलब एक पूरी थाली में दाल होनी चाहिए, कुछ प्रोटीन का पनीर, दही कुछ होना चाहिए, उसके अलावा कार्ब्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए। ये सारी मिल के एक पूरी थाली बनती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ़ 5% लोग हैं जो कि इस थाली को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या इससे ज़्यादा है नंबर? ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो काउंटिंग हम नहीं कर पा रहे। तो मतलब हमारी जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं और जो असेसमेंट का तरीका है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है?
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है? अगेन बहुत सिंपल है कि जो ओशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक तरह से समुद्रयान बनाएंगे। समुद्रयान क्या है? एक टाइप से सबमरीन टाइप है, बट वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड सबमरीन है। वो क्या है, समुद्र के अंदर नीचे जाएगा 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 और 6000 मीटर्स तक वो नीचे जा सकता है, मतलब 6 किलोमीटर्स तक। इसलिए ये जो सबमरीन होगी इसका नाम क्या होगा? मत्स्य 6000। अब ये नीचे जा क्यों रहा है? बहुत सारे रीजंस है। एक्चुअली जो समुद्र की जमीन है, समुद्र के बेस तक आप पहुंच जाओगे ना, तब वहां पे है ना बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे मेटल है और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है। पॉलीमेटेलिक मतलब एक ही एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स एक पत्थर के फॉर्म में बंधे हुए हैं। नोड्यूल्स मतलब पत्थर जैसे फॉर्म्स। तो ऐसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं? माइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मरीन बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। जितना हम डीप जाएंगे और भी ज़्यादा न्यू न्यू मरीन स्पीशीज हम डिस्कवर कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। और जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से कंजर्व भी कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि वो स्पीशीज है वहाँ पे, तो उनको कंजर्व कैसे करेंगे? ठीक है, देन डीप सी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। और ऑब्वियसली जो डीप सी एक्सप्लोर करना है हमें बहुत सारे रीजंस के लिए, उसको एक्सप्लोरेशन भी कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज़ से। ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज चला रही है एंड 2021 में लॉन्च हुआ था। एंड ये किस फ्रेमवर्क के अंदर आता है? पीएम स्टाइक फ्रेमवर्क के अंदर आता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एडवाइजरी काउंसिल एक बना हुआ है। वो बहुत सारे मिशन चला रही है बाय द वे। ठीक है, तो ये जो पीएम स्टाइक काउंसिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिलके डीप ओशन मिशन चला रहा है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इन सब पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। तो ये आपको उसी पर्सपेक्टिव से उसी ढंग से याद भी रखना है और पढ़ना भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रोडामाइन बी। कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी में रैंडम केमिकल्स लिख देते हैं वो, और उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि वो किसी केमिकल का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये केमिकल क्यों न्यूज़ में था या किससे रिलेटेड है ये। ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। तो रोडामाइन बेसिकली क्या है? एक डाई है। डाई क्या होता है? एक केमिकल जो किसी भी चीज़ में कलर डालता है। जैसे बहुत सारे जो कपड़े हैं उनको एक कलर देने के लिए इस केमिकल को यूज़ करा जाता है, रोडामाइन भी। लेकिन रिसेंटली पता चला है कि शायद ये कार्सिनोजेनिक हो। कार्सिनोजेनिक मतलब कोई भी चीज़ जिससे कैंसर होने के चांसेस हैं उसको आप कार्सिनोजेनिक बोलते हो। तो ये क्या है, यूएस में तो बैंड है लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में अलाउड है। तो अब न्यूज़ में ये था कि बहुत सारे स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं इसको बैन करना। तो आपको इस केमिकल का नाम पता होना चाहिए और ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बने हैं पास्ट में, तो आप भी फ्यूचर में भी बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़ की तरफ। M23 आर्म्ड ग्रुप। ऐसे भी न्यूज़ में क्वेश्चन बने हैं प्रीलिम्स के कि कोई भी जो आर्म्ड ग्रुप है, कोई मिलिशिया ग्रुप है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीलिम्स ने कि ये किस लोकेशन पे है। ठीक है, आप PYQs अगर देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बने। सो यहाँ पे क्या है, जो ये आर्म्ड ग्रुप है M23, ये DRC या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है और वहाँ पे इन्होंने मिनोवा नाम के एक जगह को कैप्चर कर लिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये काफ़ी न्यूज़ में था मिनोवा, तो ये पूछ सकते हैं यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग में। क्योंकि वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रहा है, तो उन लोकेशंस को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे कंट्रीज लिख देंगे और इन चारों कंट्रीज को और इन चारों लोकेशंस को आपको मैच करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और हर साल आते हैं। तो मिनोवा पूछा जा सकता है कहाँ है, ये है डीआरसी के अंदर। ठीक है, और डीआरसी खुद कहाँ है, मैप पर देखते हैं उसको। तो डीआरसी जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ना, ऑलमोस्ट एक तरह से उसके बीचों बीच ही डीआरसी एग्जिस्ट करता है। एंड इसके आसपास जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका नाम आपको याद रखना है विद नो एक्सेप्शन। ठीक है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं डीआरसी की, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। फाइन, कौन कौन सी ये कंट्रीज है? देखो, नॉर्थ की साइड है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देन इसकी वेस्ट की साइड है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और इसके पास क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मतलब इसका खुद का नाम डीआरसी है और इसके लेफ्ट में है आरसी। फाइन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंट्री है ये अटलांटिक ओशन से एक मतलब अटलांटिक ओशन तक ओपन है। ठीक है, लग तो रहा है ये एकदम बीच में है बट नहीं, इसका एक छोटा सा रूट है जो कि अटलांटिक ओशन में खुलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साउथ में कंट्री है अंगोला। ठीक है, इसके साउथ ईस्ट में कंट्री है जाम्बिया। कौन सी कंट्री है? जाम्बिया। और इसके ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे एक तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी कंट्री है साउथ सूडान, और इसके ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया।
तो ये नॉर्थ टू साउथ भी आपको अरेंज करना पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं। ऐसे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में और फ्यूचर में भी बन सकते हैं। तो एक तो ये डीआरसी किन-किन कंट्रीज़ से नेबर करता है, किस डायरेक्शन में ये और उन कंट्रीज़ की आपस में क्या लोकेशन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डीआरसी और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लेक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसकी यहाँ पे साइड में है, ठीक है? जैसे एक तो है एक लेक एल्बर्ट, जो कि इसकी बॉर्डर पे है, ठीक है? ये रहा लेक एल्बर्ट जो कि डीआरसी और युगांडा के बीच में है। देन यहाँ पे है लेक एडवर्ड। लेक एडवर्ड भी यही है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेटेड है। ये भी एक तरह से युगांडा और डीआरसी के बीच में है। देन यहाँ पे है लेक तांगनयिका। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक तांगनयिका अलाउ करता है डीआरसी को बुरुंडी एंड तंजानिया दोनों के साथ बॉर्डर बनाने के लिए, ठीक है? तो ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में, ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में भी बनेंगे। क्योंकि डीआरसी न्यूज़ में है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। कॉन्गो पे तो पिछले 2 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है और कॉपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप पीवाईक्यूज़ को देखोगे तो आपको ये चीज़ें पता होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जीएस2 का ये एक न्यूज़ है एड हॉक जजेस का। तो हुआ क्या है देखो, हमें पता है कि जुडिशरी में ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी पोजीशंस अभी पेंडिंग है। मतलब वहाँ पे क्या है, वैकेंसी अभी वैकेंसी कंप्लीटली फुल नहीं हुई है। सो जुडिशरी के अंदर भी ऐसी कुछ सीट्स हैं जहाँ पे जजेस की सीट्स जो है वो फुल नहीं है और जजेस को हायर करने के प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि रैंडम जजेस को आप बिठा नहीं सकते, तो उनको हायर करने में टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो बहुत सारे हाई कोर्ट्स है कंट्री में, है ना? बहुत सारे हाई कोर्ट्स है कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्यों ना आप टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर लो अभी जजेस का। जब तक आप प्रॉपर और परमानेंट जजेस को ढूंढ के हायर नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना आप जजेस का टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर दो। और ये जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, इस बेसिस पे अगर जजेस को अपॉइंट करा जाता है, तो इनको एडहॉक बेसिस बोला जाता है। और ये किसके अंदर करा जाता है? ये करा जाता है आर्टिकल 224A के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आर्टिकल 224A के अंदर ताकि हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस टेम्पररी बेसिस पे या एडहॉक बेसिस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? सो ये अलाउ करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। तो कोई एक हाई कोर्ट है, उसके अंदर मान लेते हैं 2 जजेस पेंडिंग है, उनकी सीट्स, और उनके हायरिंग प्रोसेस में अभी टाइम लग रहा है। तो जो इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो क्या करेगा, उन लोगों को देखेगा कि कौन इन दोनों सीट्स को अभी टेम्पररी या फिर एडहॉक बेसिस पे फिल कर सकते हैं या ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है? एंड अब ये जो 2 लोग आएँगे टेम्परेरी बेसिस पे, ये कौन होंगे? ये रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ही हो सकते हैं, ठीक है? जो इस हाई कोर्ट से रिटायर कर गए, वो वापस इस हाई कोर्ट को टेम्परेरी बेसिस पर ही जॉइन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इसी स्टेट के हाई कोर्ट के हों, वो किसी और स्टेट के हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। बट रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होने चाहिए वो। और इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने रैंडमली 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को बुला के उनको अपॉइंट कर दिया एड हॉक बेसिस पे। उससे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति भी लेनी पड़ेगी, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जीबीएस, इसको बोला गया जीबीएस, इसका नाम है गिलेन बारे सिंड्रोम। अब ये क्या है? बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि पुणे में अभी देखा गया है। एक्चुअली ना ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना रेलेवेंट नहीं है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जीबीएस अभी न्यूज़ में था, क्वेश्चन यही आएगा कि ये क्या है या ये न्यूज़ में क्यों था? तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? अगेन बहुत ही सिंपल है इसको समझना, इवन दो इसका नाम काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? एक इंसान है, ठीक है? अब उसके अंदर ना एक इम्यून सिस्टम है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी डिजीजेस हमारी बॉडी को अटैक करती है, इम्यून सिस्टम इन डिजीजेस को किल कर देता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो बाहर से डिजीज आ रही है ना, जैसे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया कोई सेल है, बैक्टीरिया का एक सेल है जो कि इम्यून सिस्टम ने आइडेंटिफाई करा और इस बैक्टीरिया के सेल पे अटैक कर दिया। लेकिन सपोज अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही ह्यूमन सेल को अटैक करने लग जाए, तो उसको ही बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लग जाए, ये गलत फहमी के कारण कि उसको लगता है कि ये जो सेल है हमारी बॉडी के अंदर, ये बाहर से आया कोई सेल है, लेकिन वो होता हमारी बॉडी का ही है, तो उसी को अटैक करता है, इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून
डिसऑर्डर, क्योंकि एक तरह से डिसऑर्डर ही है और ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद कभी-कभी जीबीएस देखने को मिल जाता है। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये बैक्टीरिया से ही होता है और नीचे लिखा होगा ओनली, इट इज़ ओनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस के बाद जीबीएस बॉडी में देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इन दोनों से लड़ने में बिज़ी हो जाता है, ठीक है? उसके बाद कभी-कभी देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा खराब हो जाता है और वो हमारी ही बॉडी को अटैक करने लग जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन पे प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, केप टाउन कन्वेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत-बहुत ज़्यादा है। ये क्या है? देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताता हूँ। सपोज़ एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक और एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। इस बिज़नेसमैन ने बोला कि मैं ना एक एयरप्लेन की कंपनी खोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस बिज़नेसमैन को एयरप्लेन की कंपनी खोलनी है। अब ये जो बिज़नेसमैन है, इसको एयरप्लेन की कंपनी खोलने के लिए एयरप्लेन तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। लेकिन इस बिज़नेसमैन के पास अभी तुरंत इतने पैसे नहीं है कि ये इस एयरप्लेन को खरीद ले। मतलब हो सकता है इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, बहुत ज़मीन हो, जो भी है। लेकिन ना प्रॉपर्टी, ज़मीन इन सबको बेचने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी तुरंत इसके पास पैसे नहीं है। तो ये बैंक के पास गया। बैंक को इसने बोला कि देखो भाई, मुझे ना एयरप्लेन्स खरीदने हैं कंपनी चालू करने के लिए, तो मुझे लोन दे दो। अब बैंक को ये पता है कि ये काफ़ी बड़ा बिज़नेसमैन है, इसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, ज़मीनें हैं। तो बैंक को पता है कि अगर इसने इस इंसान को लोन दे भी दिया, तो इसका पैसा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि ये इस लोन को कैसे भी करके चुका ही देगा। तो बैंक ने भी बहुत बड़ा लोन इसको दे दिया, ठीक है? इस लोन के पैसे से इस इंसान ने एयरप्लेन खरीद लिए। लेकिन ये जो इंसान है मान लेते हैं लोन चुका नहीं पा रहा और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी गायब हो गई। तो अब बैंक क्या करे? बैंक का तो पैसा डूब गया। तो ये जो कन्वेंशन क्या कहता है कि जिसने भी इस इंसान को लोन दिया है, वो अब, और ये जो इंसान है लोन नहीं चुका पा रहा, तो ये जो प्लेन्स है ना, अब ये जो प्लेन्स हैं ये बैंक के ही हो जाएंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक को कहीं से तो पैसे निकलवाने हैं ना अपने, तो वो क्या करेगा? इन प्लेन्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। यही केप टाउन कन्वेंशन है। सिंपल, ये बेसिक बेसिक चीज़ है, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बताया नहीं है, ठीक है? इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है? डेफिनेटली है ये। मोबाइल इक्विपमेंट क्या है? मोबाइल का मतलब जो चीज़ हिलती है या घूमती है, तो मोबाइल इक्विपमेंट यहाँ पे क्या है? एयरप्लेन, ठीक है? सिंपल सी बात, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल एयरप्लेन, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बैंक हो, कि जिस किसी ने भी लोन दिया है या डेट सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर उसको वापस लोन चुकाया नहीं जा रहा, तो वो इंसान वापस जो एयरप्लेन है या कोई मोबाइल इक्विपमेंट है, उसको पोजेस कर सकता है या रीपोजेस कर सकता है। मतलब अपनी पोजेशन में, अपने कंट्रोल में ले सकता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस, लेकिन यहाँ पे अच्छे से लिखा है केप टाउन कन्वेंशन। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग। उसमें ना 5-6 कन्वेंशन होंगे और यहाँ पे 5-6 रीजंस होंगे कि ये कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है। अब आपको इनको एटलीस्ट केप टाउन कन्वेंशन को मैच करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। केप टाउन साउथ अफ्रीका की एक सिटी है। दूसरा है केप टाउन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ऑफ मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, ठीक है? केप टाउन प्रोटोकॉल क्या है? बेसिकली जो केप टाउन कन्वेंशन है ना, इसका नाम है मोबाइल इक्विपमेंट। अब मोबाइल इक्विपमेंट में एयरप्लेन तो आता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो इस कन्वेंशन में बहुत सारी चीज़ें आती है और इसका एक छोटा सा पोर्शन है एयरप्लेन वाला। तो एयरप्लेन वाला जो पोर्शन है, उसको केप टाउन प्रोटोकॉल बोल दिया जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली सिर्फ एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट की बात की जाती है। सिंपल सी बात है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आप ना हमेशा देखना, कोई भी रैंडम कन्वेंशन है, अगर उसी नाम का प्रोटोकॉल भी है, तो ज़्यादातर केस में क्या है, ये प्रोटोकॉल उस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया जाता है। कन्वेंशन तो हो गया लॉ, और प्रोटोकॉल हो गया कि भाई रूल्स, कि उनको उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, मैं आपको आज बता क्यों रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि इस कन्वेंशन को, जो केप टाउन कन्वेंशन है, इसको इंडिया ने ना 2008 में साइन कर दिया था, लेकिन इसको रेटिफाई नहीं करा था। अब रेटिफाई का क्या मतलब होता है? रेटिफाई का मतलब होता है कि आप बाहर जाके, साउथ अफ्रीका में जाके आपने एक कन्वेंशन पे साइन कर दिया, लेकिन अब आपको उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना खुद की कंट्री में। तो आप वापस अपने देश में आओगे और एक लॉ पास करोगे, उस लॉ में लिखोगे कि ये जो कन्वेंशन मैंने साइन करा है ना, आज से ये मेरी कंट्री में लागू हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब इंडिया ने अब तक खुद की कंट्री में लॉ साइन नहीं करा था,
वहाँ तो साइन करके हम आ गए, लेकिन हमने इसको हमारी कंट्री में रेटिफाई नहीं करा था। अब रिसेंटली उसको रेटिफाई करने के लिए ये बिल है, और इस बिल का नाम है प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल। ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है ये, बट एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल इतना आप ध्यान रख सकते हो। प्रीलिम्स में अगर ये चीज़ें लिखी हो थोड़ी बहुत, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए बस कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि रिसेंटली ये जो बिल था, ये न्यूज़ में था, ये किस कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए है। ऑप्शन में होगा केप टाउन कन्वेंशन। यहाँ पे आपने पढ़ा एयरक्राफ्ट, आपको पता है केप टाउन कन्वेंशन में क्या बात है, आपने आसानी से प्रीलिम्स में टिक कर दिया, आपका काम खत्म। नेक्स्ट, डेथ पेनल्टी के यहाँ पे बात हो रही है। हमें पता है कि लास्ट ईयर एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक न्यूज़ आई थी, जहाँ पे बंगाल में एक डॉक्टर थी जिनके अगेंस्ट बहुत हीनियस एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कन्विक्ट था उसको लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट दी है, मतलब उम्र कैद। जो हाईएस्ट एक जेल में रखने का एक प्रोविजन है, जिसके अंदर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ईयर्स आप रख सकते हो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो सीबीआई है, सीबीआई ने बोला था कि इस इंसान को डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कोलकाता कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा नहीं दी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट चालू हो गई। अभी डिबेट तो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल हो गई, ऐसी चीज़ें पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए बट हो जाती हैं। एनीवे, तो इसके रिलेटेड एक केस आपको पता होना चाहिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस ना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेथ डेथ पेनल्टी पे ना ऐसे भी आपसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है। डेथ पेनल्टी पे आपसे इंटरव्यू पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेथ पेनल्टी का यूज़ आपको एथिक्स में करना पड़ सकता है, जीएस 2 में करना पड़ सकता है। सो द थिंग इज़ कि इसका जो ये केस है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं इसको लिख दिया तो आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो डेथ पेनल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हो तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करो। मतलब 1 आउट ऑफ मिलियन केस में ही आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो। सिंपल सी बात कहने की। इस केस का नाम आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आपको इंक्लूड करा है, और ये इवॉल्विंग केस है। इसके बारे में आप ना न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो आपको इसके बारे में नई नई अपडेट पता चलती जाएंगी, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। सो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। इवन दो ये 2021 है, ये रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है। इसमें पता लगा है कि जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि एक जो कपल है, ऑन एवरेज इंडिया में जो कपल्स हैं, ऑन एवरेज उनके कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, सिंपल। तो अगर फर्टिलिटी रेट 6.18 है, मतलब कि एक कपल के ऑन एन एवरेज 6 बच्चे हैं। ठीक है, तो 1950s में इंडिया की जो टीएफआर थी, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो कितनी थी? 6.18। मतलब ऑन एन एवरेज एक कपल के 6 बच्चे थे। तो ये तो आपको पता भी होगा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके बहुत सारे भाई बहन थे। तो इतनी ज़्यादा टीएफआर थी। ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय द वे, आपको याद रखना है। ठीक है, और 2021 में मतलब जो हमारा ये डेटा तो 2025 या 4 में रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, लेकिन डेटा हमारे पास उन्होंने रिलीज़ 2021 का करा है अभी। तो 2021 तक जो हमारा टीएफआर है ना, वो 1.9 हो चुका है। 1.9 हो चुका है। अब आप देखो, अगर आपको पूरी पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है, मतलब आप ये चाहते हो कि अभी इंडिया में मान लेते हैं 141 करोड़ लोग हैं, ठीक है? और अगले 10 साल बाद भी 141 ही रहे, इससे कम भी ना हो और इससे ज़्यादा भी ना हो। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 2 लोग हैं, उनके 2 बच्चे हों। तो मतलब पुरानी जनरेशन में 2 लोग थे, नई जनरेशन में भी 2 बच्चे आएँगे, तो जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली सेम ही रहेगी ना, सिंपल। तो जो टीएफआर है वो कितनी होनी चाहिए? मैथमेटिकली जो टीएफआर है, जहाँ से पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाएगी, जिसको आप रिप्लेसमेंट कहते हो, रिप्लेसमेंट लेवल, वो है 2.1। डायरेक्टली 2.0 नहीं, 2.1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 है। ये काफ़ी लॉजिकल भी है। लेकिन इस स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया की टीएफआर 1.9 आ गई है। जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे भी कम है। मतलब ऑन एवरेज अब जो नए न्यू बॉर्न हो रहे हैं, उनकी उनका जो नंबर है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन भी धीरे-धीरे कम होती जाएगी। 2100 तक जो इंडिया की टीएफआर है, वो शायद 1 तक हो जाए। मतलब एक कपल के पास सिर्फ़ 1 चाइल्ड। ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली क्या है, भिटरकनिका नेशनल पार्क के अंदर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का एक सर्वे हुआ है। अभी जो सर्वे है बहुत ही स्पेसिफिक एक नेशनल पार्क का ही सर्वे है, तो इसलिए इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। लेकिन
इसके कारण भितरकनिका नेशनल पार्क न्यूज़ में आ जाता है, तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो पहली बात तो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है एक कंट्री का सुंदरबंस के बाद। सुंदरबंस एक बहुत बड़ा मैंग्रोव का क्लस्टर है, जो कि वेस्ट बंगाल में एग्ज़िस्ट करता है और भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है और यहाँ पे इंडिया का दूसरा नंबर का मैंग्रोव क्लस्टर टाइप है या इकोसिस्टम है, ठीक है? तो अब इसकी लोकेशन भी देखते हैं क्योंकि ये एक प्लेसेस इन न्यूज़ जो पोर्शन है उसका पार्ट बन चुका है। तो भितरकनिका की लोकेशन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो भितरकनिका यहाँ पर है, नेशनल पार्क आपको दिख रहा है। अब इसमें कुछ रिवर्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये जो नीचे से रिवर जा रही है यहाँ पे, ठीक है? ये है महानदी। लेकिन आप देख सकते हो महानदी से काफ़ी दूर है भितरकनिका, है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि महानदी रिवर ड्रेन्स इन भितरकनिका, ऐसा स्टेटमेंट होगा। ऐसा तो हमें मैप पे दिख नहीं रहा। महानदी तो यहाँ पे ही चली आ रही है। फिर और कौन-कौन सी रिवर्स भितरकनिका के पास आ रही है? एक रिवर यहाँ से आ रही है घूमती हुई, ठीक है? ये जो रिवर है इसका नाम है ब्रह्मानी रिवर, ठीक है? इसका नाम है ब्रह्मानी रिवर और एक ये रिवर ना आपको छोटी-सी यहाँ से भी आती हुई दिख रही होगी। ये कौन-सी रिवर है? ये है बैतरानी रिवर। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, उसके आसपास कौन-कौन सी रिवर्स हैं? उसमें ऑप्शन में होगा सुवर्णरेखा रिवर, ब्रह्मानी, बैतरानी, महानदी, आपको उसमें से पिक करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पे मैप में बनाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, फाइन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बाय द वे ये है बे ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल के पास ही है ये, ठीक है? और ये पूरा रीजन ओडिशा के अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो 24 जनवरी को इस वीक में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। इसका जो थीम था वो था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। अगेन थीम्स पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं बट 5 में से 1 साल में बन जाता है और जो बाकी जो रीजनल एग्जाम्स हैं वहाँ पे तो बनते ही रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2008 से चल रहा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का सेलिब्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको सेलिब्रेट करती है। ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। सो अभी हुआ क्या है कि एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्री फूड सिस्टम। तो प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसने करा है। इसको करा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप FAO के नाम से भी जानते हो, ठीक है? काफ़ी ये तो ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे एग्री फूड सिस्टम लिखा ही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम में भी फूड एंड एग्रीकल्चर आता है, तो शायद इसी ने ये रिपोर्ट रिलीज करी हो, ठीक है? अब ये जो रिपोर्ट है ना बहुत सारी चीज़ें कहती है जो इस सेशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक टर्म है और एक कॉन्सेप्ट है जिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो यहाँ पे लिखा है टर्म नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। होता क्या है, देखो जो पेड़ है या इंडिया के अंदर जो सॉइल है, ज़्यादातर जो इंडिया में सॉइल है ना उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी है। तो फार्मर्स को ना बाहर से अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, ठीक है? हमें क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, सिंपल। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का जो सबसे कॉमन नाम है यूरिया, ये आपने सुना भी होगा। तो यूरिया एक टाइप का नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जो सॉइल में डाला जाता है, हमारी इंडिया की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जितना हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, क्या वो जो क्रॉप है, वो जो फसल है, क्या उस पूरे नाइट्रोजन को यूज़ कर रही है या नहीं? क्या वो पूरे नाइट्रोजन को कंज़्यूम कर पा रही है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसी को बोला जाता है नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। ये क्या है, एक रेशियो है ऑफ क्रॉप यील्ड टू द नाइट्रोजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल और फिक्स बाय द बैक्टीरिया। मतलब जो क्रॉप है वो मान लेते हैं 10 kg क्रॉप उगी, ठीक है? और 10 kg क्रॉप जब मैंने उगाई तब मैंने इसमें 2 kg नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल दिया, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है? लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसकी जमीन पे 100 kg क्रॉप उगी, 100 kg क्रॉप उगी और उसने कितना फर्टिलाइजर डाला था? उसने 10 kg नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाला था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस जमीन पे या किस क्रॉप में या किस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नाइट्रोजन ढंग से यूज हो रहा है? देखो मैंने 2 kg में 10 kg उगाया, मतलब 10/2 क्या हो गया? 5। यहाँ पे मेरे दोस्त ने 10 kg नाइट्रोजन को यूज करके 100 kg उगा लिया। 100/10 इज 10, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है? मतलब 1 kg से मैं सिर्फ 5 kg फसल उगा पा रहा हूँ। मेरा दोस्त 1 kg नाइट्रोजन से 10 kg फसल उगा रहा है। तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इससे एक्चुअली ये डिफरेंस आया क्यों है? डिफरेंस आता है इसलिए, सपोज मैंने नाइट्रोजन तो डाल दिया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया।
लिमिट में नहीं डाला, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, मैंने बहुत ज़्यादा ना पानी भर दिया मेरे खेत पे, तो जो नाइट्रोजन डाला था, वो उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, तो वो पानी के साथ बह गया, तो जो खेत है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया। फिर हो सकता है कि मेरी जो सॉइल है, उसके अंदर जो छोटे-छोटे गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको मैंने मार दिया। तो ये जो बैक्टीरियाज़ है ना, ये भी मदद करते हैं नाइट्रोजन को एब्ज़ॉर्ब कराने में, फसल में। तो उन बैक्टीरियाज़ को मार दिया, तो हो सकता है इसलिए नाइट्रोजन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा हो। ये बेसिक कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके कारण नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसीज़ में डिफरेंस आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये भी अभी न्यूज़ में था। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन करी गई थी, ठीक है? 1960 में, कितना टाइम हो गया इसको? तो इंडिया अब ये बोल रहा है कि क्यों ना इसको थोड़ा-सा रिविज़िट करा जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं हम रिविज़िट हो? देखो, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? एक इंडस रिवर है जो कि चाइना से आती है। घूम-घाम के वो इंडिया से यूजुअली जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब से होते हुए चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट रिवर्स हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, है ना? इतनी सारी रिवर्स हैं, तो टोटल 6 रिवर्स हो गई। इंडस, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास, सतलुज। ऑब्वियसली झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो 5 नदियाँ हैं, ये इंडस नदी में जाके मिल ही जाती हैं, लेकिन एक टाइम तक तो ये अलग-अलग फ्लो करती है ना, तो टोटल हो गई ये 6 रिवर, ठीक है? अब इन 6 रिवर का जो पानी है वो कौन-सी कंट्री यूज़ करेगी? क्या वो इंडिया यूज़ करेगी या पाकिस्तान यूज़ करेगी? ये क्वेश्चन आ गया। तो ये डिसाइड करा दोनों ने 1960 में कि क्यों ना हम डिवाइड कर लें। जो चिनाब, झेलम और इंडस है, मतलब जो ऊपर वाली, जो थोड़ी नॉर्थ में आपको दिख रही है ना रिवर्स, यहाँ पे आपको रिवर्स दिख रही हैं, ठीक है? चिनाब, झेलम और इंडस। ये जो रिवर्स हैं, इसका पानी ज़्यादातर पाकिस्तान यूज़ करेगा, और रावी, ब्यास और सतलुज, इनके पानी को ज़्यादा कंट्रोल इंडिया करेगा। ऐसा नहीं है कि झेलम, चिनाब और इंडस का पानी इंडिया यूज़ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पे डैम्स बनाना बड़े-बड़े, इसका डिसीजन पाकिस्तान का होगा। रावी, सतलुज, ब्यास का जो डिसीजन होगा वो इंडिया लेगा। सिंपल। लेकिन अगर आप देखो, तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि 80% पानी इन 6 नदियों का पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, और सिर्फ 20% पानी इन नदियों का इंडिया के कंट्रोल में है। अब क्या है, दोनों कंट्रीज़ 1960s में हो सकता है काफ़ी सिमिलर हो, लेकिन आज की डेट में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमी वाइज़, पॉपुलेशन वाइज़, प्रॉस्पेरिटी वाइज़ बहुत डिफरेंस है, और इंडिया में एग्रीकल्चर बदल रहा है, नीड्स ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? तो मतलब इंडिया में वाटर यूज़ ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेशियो है ये थोड़ा बदले, और हम चाहते हैं इतनी पुरानी जो ट्रीटी है वो थोड़ी रिवाइज़ हो, ठीक है? बस यही एक न्यूज़ है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अब क्या है, इसमें हमने क्या करा, हमारा जो हमारी कंट्री से जो पानी पाकिस्तान में जा रहा था, उसको उस पे हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाए। एक है किशन-गंगा प्रोजेक्ट, दूसरा है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला कि हमारी नीड्स बदल गई है, हमें पानी की ज़्यादा नीड है। तो हमने क्या करा, झेलम नदी पे झेलम नदी की खुद की एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब इंडस जो रिवर है ना, उसमें तो 5 नदियाँ जाके मिल रही है। लेकिन जो झेलम रिवर है, उसमें भी एक नदी आके मिल रही है छोटी-सी। इस नदी का नाम है किशन-गंगा, या फिर इसको नीलम भी बोला जाता है। हमने एक डैम बनाया किशन-गंगा पे, ठीक है? एक डैम हमने बनाया किशन-गंगा पे, रिवर पे, और इसका नाम है किशन-गंगा डैम, सिंपल। और दूसरा डैम हमने बनाया चेनाब पे, ठीक है? ये जो चिनाब है ना, चिनाब पे हमने डैम बनाया जिसका नाम था रतले। आपको ये पता होना चाहिए डैम किस रिवर पे बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा, इंडिया के अंदर ही डैम बना लिए, उन रिवर्स पे जो कि पाकिस्तान पे जिसका ज़्यादा कंट्रोल है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन हुआ। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि 1960 में जो ट्रीटी कराई थी, वो वर्ल्ड बैंक के नज़रिए के अंदर ही हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक ने इस इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करा है, सिंपल, ठीक है? पाकिस्तान के पास 80%, इंडिया के पास 20% है। लेकिन इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है कि हमें किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें, अगर आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें, तो एक परमानेंट इंडस कमीशन बना दो। ये नाम आपको याद रखना है, परमानेंट इंडस कमीशन। इससे क्या है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में डील कर लेंगे। किसी थर्ड पार्टी, वर्ल्ड बैंक या उसके न्यूट्रल एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। ये इंडिया का अभी पर्सपेक्टिव है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ थी। अगेन, प्लेसेस इन न्यूज़ का ये पार्ट है, तो इस पे किसी भी टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रियल मैनलिस्टिक टाइगर। तो अभी क्या हुआ है, एक टाइगर जो था वो देखा गया है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी पोचिंग हो रही थी, इल्लीगल हंटिंग की जा रही थी।
और ये जो टाइगर था ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में था। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो अब अगेन ये जो न्यूज़ है इन इटसेल्फ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज़ में आ गया है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। मेलानिस्टिक टाइगर क्या होता है? देखो मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन में होता है। जितना ज़्यादा ये सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा स्किन का कलर डार्क होगा। लेकिन ये एक बेनिफिशियल एक चीज़ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किन डार्क होगी स्किन कैंसर के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएँगे। जो सन की यूवी रेज़ हैं वो हमारी स्किन के अंदर ईज़िली पहुँच नहीं पाएगी। ठीक है? तो जो टाइगर्स हैं यूजुअली तो वो ऑरेंज कलर के होते हैं, कभी-कभी व्हाइट कलर के भी होते हैं। लेकिन अगर कोई टाइगर एकदम डार्क ऑरेंज कलर का हो, तो उसके अंदर जो मेलानिन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये टाइगर कहाँ मिला था अभी? सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व में। तो इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो। तो ये है सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व एंड इसके नीचे एक और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कुलडीहा। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो प्रोटेक्शन रिजर्व्स हैं या कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, ये किस स्टेट में हैं? इन पे भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक रिवर जा रही है, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना ये जो रिवर है ये बैतरानी रिवर। मतलब इसके नीचे की साइड ब्राह्मणी रिवर भी होगी और उसके नीचे ही क्या होगा जो हमने डिस्कस करा था भिटरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये जो बैतरानी रिवर है उसके नॉर्थ में है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक रिवर जारी होगी, देखो ये ना अभी भी हम ओडिशा में हैं और यहाँ पे इधर क्या है वेस्ट बंगाल। तो एक तरह से रफली अगर आप मानो तो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बीच में ना एक रिवर जाती है उनकी बाउंड्री पे। इस रिवर का नाम है सुबर्ण रेखा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत। ठीक है? और ये काफ़ी एक ऐसा रीजन है जो कि काफ़ी थोड़ा-सा फेवरेट है यूपीएससी का। तो आई होप कि आपको चीज़ें और थोड़ी समझ में आई हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, एनिमल डिप्लोमेसी। एनिमल डिप्लोमेसी क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। सपोज़ इंडिया के पास एक हमारे पास क्या है? बंगाल टाइगर और इंडिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर्स हैं। फाइन। अगर एक कंट्री है जिसके पास ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई बंगाल टाइगर तो है नहीं। इंडिया चाहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ी डील करें। ठीक है? और इस डील के दौरान इंडिया ने कुछ 2-3 बंगाल टाइगर्स ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट कर दिए एज़ अ कल्चरल गुडविल। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम कर रहे हैं एनिमल डिप्लोमेसी। सिंपल। लेकिन ये जो हमने करा ना, ये हमने गुडविल के लिए करा, पॉजिटिव फ़ायदे के लिए। लेकिन अगर इंडिया बोले कि भई मैं तो आपको बंगाल टाइगर हमने दे दिए, ठीक है? मान लेते हैं इंडिया ने बंगाल टाइगर दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया ने ना थोड़ा-सा ऐसा कोई स्टैंस लिया, जिससे मान लेते हैं इंडिया एग्री नहीं करता। आज की डेट में इंडिया ना ऐसा इतना रैंडमली अग्रेसिव नहीं होता। हम सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। रैंडमली अग्रेसिव नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया किसी चीज़ पे हमसे डिसएग्री करता है, तो हम कोई धमकी-वमकी नहीं देंगे उनको। ठीक है? लेकिन अगर इंडिया बोलने लगे कि अच्छा तुमने कुछ ऐसा हमसे डिसएग्रीमेंट का काम करा है, चलो ये जो बंगाल टाइगर है ना वापस करो हमें। तो ये क्या हो गया एक एक बहुत ही वियर्ड सी एक चीज़ हो गई। ये चाइना बहुत करता है। तो चाइना भी अपने पांडास को यूज़ करता है एनिमल डिप्लोमेसी के लिए। यूएस के अंदर जितने भी ज़ू है ना, वहाँ पे पांडास अगर आपको दिख रहे हैं, तो वो चाइना से ही आए हैं। और उस एरिया में जो काम करते हैं लोग या वो जो लोकल पॉलिटिक्स हैं, अगर वो चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो चाइना बोलता है कि अच्छा, ये जो पांडा हमने आपको दिया ना ये वापस लौटाओ। तो देखने को तो आपको लग रहा है कि भई एनिमल्स दिए इसलिए गए थे गुडविल बनाने के लिए, रिलेशनशिप को सिम्बलाइज़ करने के लिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये एनिमल इसलिए दिए गए थे ताकि आप कंट्रोल कर पाओ दूसरी कंट्री को। ठीक है? मतलब बहुत ही वियर्ड सा ये सिनेरियो है। एनीवे अगर एनिमल डिप्लोमेसी को गुड इंटेंशन अगर एनिमल डिप्लोमेसी को गुड इंटेंशन से यूज़ करा जाए तो ये काफ़ी अच्छा टूल हो सकता है। रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी टाइगर को गिफ्ट करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में आ गया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पार्टी विप्स। पार्टी विप्स क्या होता है? देखो एक चीज़ आपको पता है कि सपोज़ एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, एक पॉलिटिकल पार्टी बी है, एक पॉलिटिकल पार्टी सी है। ये तीनों और इनके मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि पॉलिटिकल पार्टी ए एक ही तरह से बात करेंगे, मतलब किसी पॉइंट का जो उनका ओपिनियन है ना, वो एक जैसा होगा। कोई बिल आया, तो वो एक ही साथ वोट करेंगे, है ना? सिंपल। और सपोज़ पॉलिटिकल पार्टी ए जो है, वो चाहती है कि कोई बिल पास हो, तो पॉलिटिकल पार्टी ए के जो लीडर्स हैं, वो ये इंश्योर करेंगे कि उस दिन ये सारे लोग पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट हो वोट करने के लिए, है ना? तो ये हो क्या रहा है? और ये कौन इंश्योर करता है कि ऐसा हो? एक व्हिप होता है जो कि इसको इंश्योर करता है। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी में एक व्हिप होता है। अब व्हिप एक इंसान भी होता है और एक व्हिप ना एक रूल बुक भी हो सकती है। व्हिप का बेसिकली मतलब ये है
कि ये जो विप है, चाहे वो इंसान हो या वो रूल बुक हो, वो ये मैनेज करती है कि जितने भी लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, और ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का ही विप होता है, वही इंश्योर करता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स एक ही साथ, एक ही डिसीजन में वोट करें। पार्लियामेंट में अगर वो कुछ बोलें, तो उन्हीं का ओपिनियन रखें और कोई और पर्सनल रैंडम ओपिनियन ना बोलें। ठीक है? तो ये एक पार्टी के विप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अपने पार्टी के सारे मेंबर्स को लाइन में रखना होता है। रिसेंटली जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस टेंडेंसी के बारे में एक कंसर्न जताया है। क्योंकि देखो, पार्लियामेंट के अंदर आपने लोगों को क्यों भेजा है वोट करके? ताकि वो आपकी बात करें। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने पार्टी के ओपिनियंस की ही बात करते जाएंगे, चलो वो काफ़ी ऑब्वियस है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो खुद की पार्टी के ओपिनियंस की ही बात करेंगे। लेकिन वो अब आपको भूल चुके हैं। वो सिर्फ पार्टी की ही पॉलिटिक्स करे आ रहे हैं और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं कर रहे। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि जो पार्लियामेंट जिस चीज़ के लिए बना था वो काम हो ही नहीं रहा। तो वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर जो पार्टी विप्स हैं, वो क्या है, सबको एक लाइन में इकट्ठा कर देते हैं, और जो उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर है, जिस एरिया से वो आते हैं, जिन लोगों ने उनको वोट किया है, उन चीज़ों को वो भूल जाते हैं पार्टी विप्स के कारण। उनको भूलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुद का ओपिनियन बोलने लगेंगे तो पार्टी विप उनको बोलेगा कि ये क्या बोल रहे हो? तुम तो सिर्फ हमारी पार्टी लाइन पर ही बोलो और कुछ मत बोलो। तो वाइस प्रेसिडेंट का खुद का ये कंसर्न है। सिंपल। देन अ व्हिप क्या है? एक रिटन डायरेक्टिव हो सकता है और एक कोई इंसान भी हो सकता है, जो बेसिकली बताता है कि पार्टी के मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेचर्स में, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, उनको क्या बोलना चाहिए, किन चीज़ पे ओपिनियन रखना है, किस डायरेक्शन में वोटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पार्टी व्हिप सारे मेंबर्स को बताता है। मतलब हर पार्टी का खुद का एक पार्टी व्हिप होता है। एक और चीज़, इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पार्टी विप्स की बात नहीं की गई है। ठीक है? लेकिन क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में कोई लॉ नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आज तक पार्टी विप या विप जैसा कोई शब्द लिखा भी नहीं है। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी कोई ऐसा लॉ नहीं था। लेकिन बहुत टाइम बाद एक लॉ आता है जिसके अंदर रैंडमली कहीं विप लिखा है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कोई लॉ नहीं था और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी विप का कोई मेंशन था। आज की डेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी विप कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लॉज़ हैं जो पार्टी विप की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि पार्टी विप का मेंशन किसी भी लॉ में नहीं है आज की डेट में, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट में लिखा है कि स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो सही हो जाएगा। ठीक है? ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगेन थोड़ी सी कॉन्व्यूलेटेड, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है, बट बेसिक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सिंपल सा ये है, ये बोला है गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को कि अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी करोगे। बस यही है रूल। ठीक है ना? ये बस यही है कि अगर आपको ये चीज़ इंपोर्ट करनी है ना इंडिया के अंदर, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उससे कुछ ना कुछ नया बना के एक्सपोर्ट भी करो। क्योंकि जब आप कोई इंपोर्ट करते हो चीज़ें, तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो बाहर जाता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो वही फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में भी आता है। तो आप ये नहीं चाहोगे ना कि भई हम बस बाहर से इम्पोर्ट ही करते रहें, इम्पोर्ट ही करते रहें। कुछ एक्सपोर्ट भी तो करना चाहिए हमें। तो ये बस यही चीज़ है जो गवर्नमेंट ने बोली है। अब ये डायमंड के पर्सपेक्टिव में है। इसका नाम है डायमंड इम्प्रेस ऑथराइजेशन स्कीम। इसमें क्या है, और पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च करी है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल सी बात है कि जो नेचुरल कट डायमंड्स हैं, पॉलिश डायमंड्स हैं, आप इंडिया में उनको इम्पोर्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोली कि जब आप इस स्कीम के अंदर इनको इम्पोर्ट करोगे ना, तब हम आप पे जो ड्यूटीज़ हैं, मतलब जो इम्पोर्ट पे टैक्स लगाते हैं, जो कस्टम ड्यूटीज़ हम लगाते हैं, वो शायद आपसे लेंगे भी नहीं। मतलब आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा इनको इम्पोर्ट करने के लिए। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने इनको टैक्स दिए बिना इंडिया में आप अगर इनको इम्पोर्ट करना चाहते हो, तब आपको इनका कुछ पोर्शन बाहर एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मतलब दीज डायमंड्स मस्ट बी प्रोसेस्ड और एनहेंस्ड। किसी ना किसी वे में आपको इन डायमंड्स की कॉस्ट बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है कम से कम 10%, और फिर उनको एक्सपोर्ट भी करना है। मतलब अगर आप रैंडमली इंपोर्ट कर रहे हो तब करे जाओ, और जो गवर्नमेंट आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी ले रही है वो आप दे दे जाओ। अगर आप चाहते हो ये टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी आप पे ना लगे, तो आप इंपोर्ट करो और उन पे कम से कम 10% उन डायमंड्स को इंप्रूव करो, उनकी वैल्यू बढ़ाओ, और उनको एक्सपोर्ट भी करना ज़रूरी है। सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मिशन स्कॉट। अब ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत आते हैं, क्योंकि ये स्पेस बेस्ड एक क्वेश्चन है। स्पेस बेस्ड ना बहुत सारे मिशन चलते रहते हैं, और प्रीलिम्स रैंडमली कोई भी स्पेस बेस्ड मिशन का नाम लिख के पूछ लेता है कि ये क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए मिशन स्कॉट क्या है। एक्चुअली एक इंडिया का स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगांतर।
इसको आदित्य बिरला वेंचर और सिडबी ने मिलकर बनाया है। दिगंतर ने एक लॉन्च करा है मिशन जिसका नाम है मिशन स्कॉट। मिशन स्कॉट, अब आपको पता है कि एक तो ये स्पेस बेस्ड स्टार्टअप का एक मिशन है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कर क्या रहा है, ये है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। मतलब स्पेस में एक कैमरा लग गया, ओके, वो क्या करता है, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनको ट्रैक करता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च करी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस सैटेलाइट है। मतलब ये ऊपर से ही अर्थ पे नज़र रख रही है। लेकिन क्या हुआ, एक सैटेलाइट यहाँ पे भी थी किसी और कंट्री की। ये जो सैटेलाइट है ये खराब हो गई और किसी ना किसी कारण ये ब्लास्ट हो गई, मान लेते हैं। और ये ब्लास्ट हो रही है और इसके जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, जो ये डेब्री है, मतलब जो इसका मलबा है, डेब्री है, स्पेस डेब्री जो है, ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी सैटेलाइट की तरफ आ रही है। और ये हमारी सैटेलाइट से टकराएगा तब क्या होगा? हमारी जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक कैमरा चाहिए स्पेस में, जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखे। तो हमें पता चला कि अच्छा, ये पार्टिकल्स हमारी तरफ आ रहे हैं, तो ये जो हमने सैटेलाइट ऊपर रख रखी है ना, वो उसको हम ना उसके अंदर छोटा-सा फ्यूल, थोड़ा-सा हम फ्यूल भी रखते हैं, जिसको यूज़ करके हम सैटेलाइट को ऊपर-नीचे एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है? मतलब ग्राउंड स्टेशन से हम सिग्नल देंगे सैटेलाइट को कि भई थोड़ा ऊपर हो जाओ, यहाँ से कुछ डेब्री गुज़र रही है, उससे बचने के लिए। सिंपल। तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि डेब्री ऊपर घूम रही है? तो हमें एक कैमरा चाहिए। इसी कैमरा का नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। इससे हो क्या रहे हैं? इससे हो यही रहा है कि हम बाकी जो रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं ना स्पेस में, जो रेज़िडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, रेज़िडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट क्या होता है? मतलब वही जो सैटेलाइट है, कोई दूसरी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रही है, इन सबको रेज़िडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, कौन-कौन सी सैटेलाइट्स किस जगह लोकेटेड है, ताकि 2 सैटेलाइट्स टकरा ना जाएँ। किसी सैटेलाइट का जो डेब्री है, वो हमारी सैटेलाइट पे टकरा ना जाए। तो ये हमें एक सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए। इसी को बोला जाता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। उसके लिए हमें एक कैमरा चाहिए, उसको बोला गया स्कॉट। ये एक इंडिया के स्टार्टअप ने इसको लॉन्च करा है या इस मिशन को बनाया है और वो स्टार्टअप है दिगांतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, पराक्रम दिवस। तो रिसेंटली क्या है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया गया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए बनाया है और वो आपको पता होना चाहिए। और बाय द वे 21 जनवरी को भी 80th डेथ एनिवर्सरी थी राज बिहारी बोस की। राज बिहारी बोस कौन थे? ये वो थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करा था, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड करा था। लेकिन पहले किसने लीड करा था? राज बिहारी बोस जी ने। तो ये दोनों जो इस बार ये डेट्स है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहीं पे आज का आपका लेक्चर फिनिश हो जाता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अब ये जो वीकली सीरीज़ है ना, ये मैं रेगुलरली रखूँगा। हर वीकली आपको ऐसे ही बहुत ही क्रिस्प करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ये जो सेशन आपने देखा है, आई होप कि आपको इसमें क्रिस्प करंट अफेयर्स की वैल्यू थोड़ी पता चली हो। क्योंकि डेली में क्या होता है, बहुत सारी न्यूज़ मैंने भी देखा है बार-बार रिपीट हो जा रही है। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही उसमें। ठीक है? इसलिए मैं ये वीकली करंट अफेयर्स अब रखूँगा, लेकिन ये जो सेशंस होंगे, काफ़ी क्वालिटी सेशंस होंगे। सारी न्यूज़ जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताओ कि आपको ये वीकली सेशन का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? इसमें कोई नई चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हो, तो वो भी प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा 90 डेज़ प्रोग्राम अभी चल रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, वो प्लीज़ आप उसको जॉइन करो, उसमें एनरोल हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करो। एंड इसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दिए थे। So thanks for tuning in. Have a good day and all the best.